हेलो प्यारे बच्चों, आज की नमस्ते, सत श्री अकाल। आपकी 9th क्लास की सामाजिक ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे। उसमें हमने पाया कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों को भंग कर दिया। विशेष पादरियों और अन्य जो कुलीन वर्ग था उसके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। यहाँ जो राजतंत्र शब्द आया है ये मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर ध्यान देना। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनता है, इस व्यवस्था को कर दिया गया। ठीक है, तो आगे यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, मैं पहले उस डायग्राम पर चर्चा कर दूँ। तो यहाँ क्या हुआ, डायग्राम को अगर अपने देखते हैं तो इसमें 3 स्तर दिखाए हैं सरकार के का। यहाँ इस वन साइड से देखें तो न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक, ये क्रम आज भी हमारे यहाँ चलता है। हम विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं और हमारे भारत में आज संसद कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका संसद द्वारा जो कार्य नियम बनाए जाते हैं उनको लागू करती है और विवाद पर न्यायपालिका न्याय करती है। तो यहाँ अगर देखा जाए व्यवस्थापिका या विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है बनाए गए कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का आप समझते ही हैं कि न्याय करना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, न्यायपालिका में न्यायाधीश हो गया, कार्यपालिका में सम्राट हो गया और विधायिका में भी सम्राट है। ठीक है, और असेंबली के सदस्य हो गए। ठीक है, तो आप अपने इस पर चर्चा करते हैं साथ साथ और ये लेसन भी आगे पढ़ते हैं। बात कहता है कि नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, अर्थात जो कानून बनाना था उसका ढांचा तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी सम्राट की जो शक्तियां थी, निरंकुश शक्तियां थी, उसको सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र में क्या हुआ कि राजा की जो शक्तियां थी, पहले क्या थी, राजा के अंदर राजा पद में ही केंद्रित थी। अब उस पर अंकुश लगाकर शक्तियों को क्या कर दिया, बांट दिया गया, अन्य को शक्तियां दे दी गई। किस में बांटी गई, व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। जैसा कि अभी हमने ये डायग्राम में देखा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो शक्तियों का हस्तांतरित कर दिया गया और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ठीक है, तो सवाल ये पड़ता है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कैसे पड़ी। तो हम क्या कहेंगे, 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को नियंत्रित करना और शक्तियों का बंटवारा करना, और शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। फिर कहता है सन 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। नेशनल असेंबली मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया, विधायिका को दे दिया। देख रहे हैं ना, नेशनल असेंबली का काम क्या हो गया, कानून बनाना। ठीक है, अभी हमने पढ़ दिया नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक है, नेशनल असेंबली किस रूप से चुनी जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है कि एक तो प्रत्यक्ष रूप होता है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सीधे पहुंचते हैं असेंबली में, संसद में। असेंबली माने संसद मानेंगे अपने यहाँ अपने हिसाब से। ठीक है, अपने देश के हिसाब से अगर बात करें तो असेंबली मतलब संसद। यहाँ अपने यहाँ सीधे ही संसद के सदस्य चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हैं तो जनता सीधे चुनती है। यहाँ क्या था, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि असेंबली के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष होगा, जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किसी सदस्यता या किसी अध्यक्ष पद को चुनते हैं तो वो क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष, और सीधा जनता चुनती है, चुनाव करती है, तो उसे हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, तो सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये सक्रिय नागरिक, डायग्राम में नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, यानी सक्रिय नागरिक वो जो चुनाव में भाग लेते हैं, जिनकी रुचि होती है
और निष्क्रिय जो कहते हैं अपने क्या लेना देना इसमें, है ना, इस बात को। तो असक्रिय और सक्रिय या निष्क्रिय दिया हुआ है, तो सक्रिय में तो लगभग 40 लाख लोग थे और 2 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख थे, और निष्क्रिय नागरिक लगभग 30 लाख थे जिनकी आयु 25 वर्ष की थी, बच्चे महिलाएं सभी थे। तो इन 40 लाख लोगों ने 50,000 लोगों को निर्वाचित किया, जिन्होंने मिलकर 745 लोगों को निर्वाचित किया और नेशनल असेंबली का गठन किया। ठीक है, तो 50,000 लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली के कितने सदस्यों को निर्वाचित किया, 745 सदस्यों को निर्वाचित किया। ठीक है, बात समझ में आई ना, कि क्या कहता है, सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते हैं जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, फ्रांस में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। यहाँ ये बात बड़ी सोचने वाली है। क्या हुआ, सक्रिय नागरिक किसे कहा गया, ऐसे लोग जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हों। अरे वोट डालने का अधिकार उसको दिया जो 3 दिन की अपनी मजदूरी देगा। कहाँ, फ्रांस में, अपने यहाँ नहीं है। वहाँ आयु भी 25 वर्ष कर दी, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने तो जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई और जिसने अपनी वोट बनवा ली, वोटर लिस्ट में नाम आ गया, वो मतदान कर सकता है, पर वहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो कम से कम 3 दिन की क्या करनी पड़ती थी, नागरिकों को मजदूरी देनी पड़ती थी। सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिका के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यानी वो वोटों में, चुनाव में भाग नहीं ले सकते। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी का होना जरूरी था। जो ज़्यादा कर देगा वही इसमें चुनाव में आगे आ सकता है। संविधान, आगे की बात करें हम तो संविधान में क्या बात करता है, ये कहता है कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। यानी अभी हमने पढ़ा ना कि 1791 में फ्रांस में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। तो वो प्रारूप में क्या हुआ, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार हों। यानी जीवन के अंदर हमें क्या क्या अधिकार, जीवन के अधिकार सभी प्रकार के, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता के अधिकार, और कानूनी बराबरी, कानून की दृष्टि से सबको बराबर अधिकार हो, को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो जन्म से ही मिलते हैं और कोई उनको छीन नहीं सकता। नैसर्गिक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है हमें, ठीक है। अहरणीय जिनका हनन नहीं किया जा सकता, अर्थात वे अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मा प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो यहाँ नैसर्गिक अधिकार कौन कौन से हो गए, ध्यान देना। जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति अपनी बात कहने का अधिकार, और कानून के समक्ष सभी बराबरी का अधिकार। ठीक है, तो नैसर्गिक अधिकार कितने हो गए हमारे यहाँ, मेन 3 बोले मैंने कि एक तो जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार। ये नैसर्गिक या अहरणीय अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ एक पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो है उसका हम प्रारूप पढ़ते हैं कि क्या कुछ था इसमें, तो आप जरा ध्यान देना। पहला लिखता है, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान हैं। जो अधिकार घोषणा पत्र किया गया ना, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लागू किया गया, उस अधिकार घोषणा पत्र की पहली शर्त क्या है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय
अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता का, संपत्ति का, सुरक्षा का एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। ऐसे अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति जिसकी जनता से स्वीकृति, जनता की सत्ता अर्थात शक्ति से स्वीकृति न मिली हो। ठीक है। 4 नंबर पे कहता है स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ऐसे कार्य करने की शक्ति है जो दूसरों को नुकसान ना दे। कि हम क्या करते हैं, ऐसा कोई अधिक कार्य अपनी स्वतंत्रता के रूप में ऐसा कार्य ना करें जिससे कि दूसरों की शक्ति का हनन हो। 5वीं बात क्या कहता है? समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। गलत तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना तो वो क्या कहलाएगा? जिस पर सरकार कानूनी प्रतिबंध लगा सकती, पाबंद कर सकती है। 6 नंबर पे कहता है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं, यानी सभी नागरिक बराबर हैं। 7वां नंबर देखें अभी हम, तो 7वें में क्या कहता है? कानून समस्त प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। कानून समस्त अर्थात कानून की प्रक्रिया के बगैर किसी व्यक्ति को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता, उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता और उसको कोई नज़रबंद भी नहीं किया जा सकता। 11 इसके बाद 8 नंबर देना था, इसने सीधा 11 नंबर लिख रखा है ना, तो 11 नंबर पढ़ते। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। आप अपने वाक्य, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं बोलकर, लिखकर, छापकर, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक समान कर लगाना अब अपरिहार्य है अर्थात जरूरी है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान कर रूप से कर लगाया जाना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अवलंघनीय अधिकार है। अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। अर्थात व्यक्ति की संपत्ति को सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती जब तक कानून की दृष्टि से उसके लिए करने के लिए आवश्यक ना हो। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी के खेत में से सड़क निकालनी है, तो खेत तो किसी मालिक का है, तो उसकी जो भूमि सड़क में आएगी तो उसको अधिग्रहण करना सरकार के नियमानुसार तहत है। ठीक है, और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये उदाहरण क्या कहता है कि सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो तब तक नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए कि अगर किसी की संपत्ति को हम सरकारी तौर पर उपयोग करना चाहते तो उसका मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो आगे क्या कहता है हमारे सामने? यहाँ राजनीतिक प्रतीक और उनके मायने दिए हुए हैं। अर्थ क्या है? ये जो अभी हम चित्र देख रहे हैं ना, 1 2 3 ये चित्र बने हुए अभी आपने सामने देख रहे हो, तो इन चित्रों के अर्थ क्या हैं अभी हम जानें। तो तैयार हो आप सभी मेरे साथ? कहता 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बार्बिए ने अपनी पेंटिंग जो अभी हमारे सामने ये दे रखी है, अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आए इन प्रतीकों के अर्थ समझें। हम भी तो अपने देश में राष्ट्रीय प्रतीकों को समझते हैं ना। हमारा राज्य चिन्ह, अशोक चिन्ह देखा हुआ है आप सबने,
है ना। नहीं तो देख लें आपके पास जो सिक्का है उसके पीछे एक तरफ भारत वो 3 शेरों वाला बना हुआ है ना, तो जिस पे सत्य मेव जयते लिखा होता है वो वाला हमारा भी प्रतीक है। इसी तरह हमारा झंडा है, कौन सा झंडा है पता है ना आपको, तिरंगा, उस तरह, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो यहाँ इसने जो पहला चित्र दिखाया क्या है, ये टूटी हुई जंजीर। इसका मतलब क्या है कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है कि अब किसी को क्या कहते हैं, गुलाम नहीं बनाया जा सकता। आगे वाला जो प्रतीक है उसको देखें, छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, यानी अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है और पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल होता है। देखो ये बर्छीदार एक बर्छी हथियार का रूप है। और देखो अगर अपन एक स्टोरी पढ़ते थे ना कि एक लकड़ी को तोड़ना हो तो आसान है और गट्ठर एक साथ कई लकड़ियों को बांध दिया जाए तो वो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एकता में ही बल होता है। आगे का जो चित्र दिया, प्रतीक दिया, जरा देखें तो त्रिभुज में आँख, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा रही हैं। इसका प्रतीक क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ कि सर्वदर्शी, सबको आँख ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है, और सूर्य की किरणें सबको अज्ञान रूपी अंधेरे से बाहर ला रही है। आगे का जो प्रतीक है उसको देखिए, राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। आप याद कर लेंगे, मैं कल फिर पूछूंगा इसमें। टूटी हुई बेड़ियों का क्या अर्थ है, बंधे हुए गट्ठर बर्छीदार का क्या अर्थ है, और राजदंड का अर्थ क्या है, शाही सत्ता का प्रतीक। उसके बाद एक हमारे पास दिया हुआ है ये, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप की ये आकृति बनी हुई। तो इसमें ये क्या कहता है ये भी देख ले। कहता है समानता का प्रतीक, अंगूठी का कोई शोर और शोर नहीं होता। ये चिन्ह किसका बन गया, समानता का प्रतीक, और अंगूठी का और शोर नहीं होता। बात समझ में आई। आगे के प्रतीक देखे तो यहाँ एक क्या दे रखा है, लाल फ्राइजन टोपी, देख रहे हो ना, जैसे वो सांता क्रूज के पहनी होती है, देखिए कई बार। तो वो टोपी क्या है, ये कहती दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। लाल फ्राइजन टोपी क्या है, दासों का जब बेड़ियां टूट गई, दास आज़ाद हो गए तो उन्होंने जो टोपी पहनी उसका प्रतीक चिन्ह हो गया। आगे वाला चित्र देखिए, नीला सफ़ेद लाल रंग, नीला सफ़ेद लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। नीला सफ़ेद और लाल क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। आगे का प्रतीक देखिए, डैनो वाली स्त्री, ये हाथ में ना एक डंडा सा, डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप, अभी अपने कानून पढ़ के है ना मानव घोषणा वाले, उनके बारे में। और एक दिया है विधिघट, कानून सबके लिए समान है। विधिपट में क्या दिया हुआ, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। विधिपट ये जो चिन्ह बने हुए हैं इसमें क्या है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। तो इस प्रकार हमने ये 8-9 क्या कहते हैं प्रतीक चिन्ह फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़े ना। तो अब आपने इन चिन्हों को, हथकड़ी का क्या है, ये गट्ठर वाली बर्छी वाले का क्या है, ठीक है, सजा दंड जो है उसका, राजदंड का क्या प्रतीक है ना, तो उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। तो इस प्रकार अब हमारे पास एक कुछ बातें क्लियर होती हैं। क्वेश्चन से आते हैं कि बॉक्स में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें, कर ली हमने सबकी। आगे कहता ले बारबीए के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें, कर दी अभी, और हमने ये सारे पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद कहता है 1791 में संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकार के घोषणा पत्र स्रोत गय के अनुच्छेद 1 से 6 में दिए गए अधिकारों की तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं, क्या दोनों दस्तावेज से एक ही विचार का बोध होता है। तो देखो हमारे पास 1 से 6 घोषणा पत्र के दिए हुए ना, जिसको अभी हमने पढ़ लिया, ये लगभग सभी मानव हित में है। पुरुष महिला हो चाहे बच्चा, सबको बराबरी का अधिकार देते हैं। आगे कहता है 1791 में संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए, जी किन समूहों को इसमें असंतोष हो सकता था। मरा के भविष्य के बारे में कौन कौन पूर्व अनुमान
लगाए थे। ठीक है, तो अभी हम ये बात करें कि यहाँ 1791 का जो संविधान बना ना, तो उसमें महिला पुरुष बच्चों सबको लगभग एक जैसे अधिकार प्राप्त हुए, है ना। जन्मजात जो प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार सबको दिए गए। अब उनको ही प्रॉब्लम होगी ना, जो कुलीन वर्ग था, जो ठीक है पादरी वर्ग था, उनको, क्योंकि उनके विशेष अधिकार छीन गए थे। ठीक है, फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रूसिया, ऑस्ट्रिया हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस से ही हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों और किसानों, देखिए बेटा जी, जब किसी एक देश में कोई घटना घटती है तो उसका इफेक्ट अन्य देशों में भी पड़ता है। मान लीजिए अगर फ्रांस में लोगों को अधिकार मिले तो दूसरे देश के लोग भी, ऑस्ट्रिया हंगरी, प्रूसिया जैसे, स्पेन जैसे देश हैं, वहाँ के लोग भी, वहाँ के नागरिक भी अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, क्रांति करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हमने जो आज का टॉपिक था, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, इसको क्लियर कर दिया। 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार हो गया। राजा की शक्तियों को बांट दिया गया विधायिका कार्यपालिका में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ओके।